तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर्स में जो नीट के क्वेश्चंस आए हैं, नीट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर्स के, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स के, वो आज हम देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 f। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर है हमारे पास और ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑफ ए कॉनकेव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 f। ये पोल हो गया, ये f हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हमसे कह रहा है कि कहीं 1.f पर है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो 1.5 f डिस्टेंस पर है। f क्या है हमारा? फोकल लेंथ। f है हमारा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तो हमारी इतनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह रहा है इस लेंथ से 1.5 गुना ज़्यादा, यानी ये जो लेंथ है इसका हाफ और आगे बढ़ा दें तो कहीं यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमने ये अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लिया। अब ये कह रहा है तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगी? तो अगर हम रे डायग्राम से समझना चाहें तो भी हमको आंसर पता लग सकता है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, रे डायग्राम से ही हमको ये कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। रे डायग्राम में हमने समझा था, अगर आपको याद हो, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो इमेज इधर हमारी पीछे आती है। हमारा ऑब्जेक्ट अगर सी पे है, अगर सी पे है तो इसकी इमेज भी इन्वर्टेड बनती है सी पर ही, वो भी सेम साइज की। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इससे आगे बढ़ेगा तो इमेज हमारी इससे पीछे बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। यानी अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर पहले हमारा ऑब्जेक्ट ये था, ठीक है, सी पे रखा हुआ था, तो इमेज जो बनती वो भी सेम साइज की बनती लेकिन इन्वर्टेड बनती। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ गया है तो इमेज हमारी पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और साइज उसका बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें कम से कम थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, तो इमेज हमारी नेगेटिव साइन के साथ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं नेगेटिव साइन के साथ, एक ये और एक ये, यानी 2 ऑप्शंस हमारे हट गए, 2 ऑप्शन बचे हैं नेगेटिव साइन के साथ। कि अब ये देखा जाएगा कि इसमें हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए। तो सही आंसर निकालने के लिए अब हमें क्या करना है? मिरर फॉर्मूला लगाना है +1/u। ठीक, अब मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए हमें साइन कन्वेंशन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। अगर साइन कन्वेंशन हमने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया तो आंसर हमारा गलत आएगा। ठीक, तो फोकल लेंथ क्या है गिवन नहीं है हमको, बस इतना पता है कि फोकल लेंथ f है। लेकिन फोकल लेंथ के लिए साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ के लिए -f ही लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा -f। अच्छा, v तो हमको फाइंड आउट करना है, 1/v प्लस u। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी -u ही लेनी पड़ेगी। और u हमारा कितना है? 1.5f, तो हम यहाँ पर लेंगे -1.5f। बस अब मैनिपुलेशन करना रह गया है, आंसर हमारे सामने है। मैनिपुलेट करते हैं इसको, -1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/1.5f। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, क्या बन जाएगा? 1/1.5f माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/v। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा? 1.5 इज इक्वल टू 1/v। ये कितना हुआ? -0.5/1.5f v। और फाइनली हमारा आंसर कितना आने वाला है? v इज इक्वल टू -3f।
आंसर हमारे पास आ गया -3f, ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर है। तो ये नीट में पूछा गया है और ये पूछा गया है 2020 में, 2020 में ये नीट में क्वेश्चन आया था। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ख़ास तौर पर साइन कन्वेंशन का अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो इसका आंसर हम सही दे देंगे, और अगर साइन कन्वेंशन हमारा क्लियर नहीं है तो हम इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर पक्का गलत ही करके आएंगे। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर बन रहे हैं। रे डायग्राम से भी हम इसको कर सकते हैं और मिरर इक्वेशन से भी इसको हम कर सकते हैं, लेकिन रे डायग्राम से कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। क्या क्या आने वाला है चलिए देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है कॉनकेव मिरर पे, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया हमेशा की तरह, ये पोल P हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मान लेते हैं ये हमारा 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB, ठीक। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हमको गिवन है -40 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ मिरर की है 15 सेंटीमीटर, ये फोकस हो गया, और ये हमारी फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, ये कह रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर आगे बढ़ता है तो क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज विल बी, अगर ये 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है तो इमेज कितनी डिस्प्लेस होगी, इमेज की डिस्प्लेसमेंट हमको इसमें निकालनी है। ठीक है, तो ये फोकस हो गया, चलिए मान लेते हैं इतनी डिस्टेंस पे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये डिस्टेंस भी हमारी 15 सेंटीमीटर ही होगी, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ से डबल होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, इसीलिए ये हमारा CF 15 सेंटीमीटर है। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब ये जो डिस्टेंस बचा हमारे पास, ये कितना बचा, 10 सेंटीमीटर। ये टोटल 40 सेंटीमीटर था, ये 30 सेंटीमीटर हो गया, ये बचा हमारा 10 सेंटीमीटर। यानी हमको यहाँ पर ये पता लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है वो बियॉन्ड C है। क्वेश्चन से हमको इतनी चीज़ पता लग गई कि ऑब्जेक्ट हमारा जो रखा है वो बियॉन्ड C रखा हुआ है। अब अगर रे डायग्राम की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होता है तो इमेज इसकी कहाँ पर बनती है, इसको याद रखने के लिए हमेशा एक चीज़ याद रखें कि जब ऑब्जेक्ट C पर होता है तो इमेज कहाँ पर बनती है। हम सब जानते हैं जब ऑब्जेक्ट C पर होता है तो इमेज भी इन्वर्टेड C पर बनती है। ठीक है, और C से जब हम आगे जाते हैं इमेज हमारी C से पीछे बनती जाती है। तो अब ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा है, ये 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ है, यानी 10 सेंटीमीटर तो था ही ये C से, C के अंदर ये और 10 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गया। यानी अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है A B, इसको मिटा देते हैं। इनिशियल पोजीशन AB ये थी, डिस्प्लेस कर गया टुवर्ड्स द मिरर, अब इसकी पोजीशन ये है। तो अब सवाल हमसे ये है कि इमेज जो होगी वो कितना डिस्प्लेस करेगी। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ था, फिर उसके बाद डिस्प्लेस कर गया यहाँ, तो इमेज भी हमारी डिस्प्लेस करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी अवे फ्रॉम द मिरर। इमेज हमारी हमेशा जो बनेगी वो बनेगी अवे फ्रॉम द मिरर। ठीक है, तो अब इसमें अवे फ्रॉम द मिरर के दो केसेस हैं, एक ये और एक ये। तो ये ऑप्शन हमारा, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। तो रे डायग्राम से हमको इतनी बात समझ में आ गई कि जो इमेज बनेगी वो टुवर्ड्स द मिरर बनेगी या अवे फ्रॉम द मिरर बनेगी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा टुवर्ड्स द मिरर जा रहा है तो इमेज उसकी अवे फ्रॉम द मिरर ही बनेगी। तो अब हमको देखना है कि इमेज डिस्प्लेसमेंट जो है वो 36 होने वाला है या
30 सेंटीमीटर होने वाला है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन, लेकिन हमको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले हमको देखना होगा केस 1 और ये केस 2। ये केस 1 केस 2 क्या है? केस 1 ये कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ था उस केस में इमेज कहाँ पर बन रही थी। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस नहीं हुआ था तो उस वक्त हमारी फोकल लेंथ थी -1/15 इज इक्वल टू वी तो निकालना ही है प्लस, और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर था 40 सेंटीमीटर पे, ठीक है, यानी -1/40। तो अब इसको मैनिपुलेट करते हैं 1/v -1/40, इसको इधर ले जाएं तो 1/v क्या हो जाएगा 1/40 -1/15 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है 15 -40 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 माइनस का अपॉन 40 इंटू 15, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा। तो v जो आया हमारे पास वो कितना आया? v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी इमेज की कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं कर रहा था। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस कर गया है तो अब हमारा इमेज कहाँ पर बनेगा ये हमको अब निकालना है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर हमेशा की तरह 15 ही है, माइनस का v हमको निकालना है प्लस, अब ऑब्जेक्ट हमारा कितना डिस्प्लेस किया है 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, यानी पहले 40 सेंटीमीटर था अब 20 सेंटीमीटर है, यानी ऑब्जेक्ट हमारा अब है -1/20 सेंटीमीटर पर। अब इसको मैनिपुलेट करते हैं 1/v -1/20, 1/v 1/20 -1/15। ये तो सॉल्व करना आता ही होगा आप लोगों को, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। 15 -20 -5 20 इंटू 15, v आया हमारे पास -60 सेंटीमीटर, v2 और ये है v1, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद ऑब्जेक्ट के जो इमेज आ रही है वो -60 सेंटीमीटर पे आ रही है और पहले थी -24 सेंटीमीटर पे। अब कुछ नहीं करना रह गया है, अब दोनों को हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दोनों इमेज डिस्टेंसेस को हमको क्या करना है माइनस करना होगा। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के आ जाएगा। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज हो जाएगा v2 -v1, v इज इक्वल टू v2 -v1 हो जाएगा। तो कितना होगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट? 60 की जगह -60 होगा -24, ठीक है। 60 की जगह -60 -24 सेंटीमीटर। तो ये कैसा हो जाएगा आंसर हमारा? ये आंसर हो जाएगा -60 + 24 इज इक्वल टू -36 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हुआ। इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में और टाइम लिमिट हमारे पास बहुत कम होती है नीट का पेपर सॉल्व करने के लिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। कुछ आंसर तो हमारा रे डायग्राम से ही हमको पता लग जाता है
बाकी कुछ चीज़ें हमको कैलकुलेट करनी ही पड़ती हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ऑन लीनियर मैग्नीफिकेशन। यहाँ पर m की वैल्यूज़ हमको दी हुई हैं, ठीक है, और m की वैल्यूज़ के साथ हमको ये ऑप्शन दिए हुए हैं जिनसे कि हमको ये मालूम करना है कि m की किस वैल्यू के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, बात करें m इज इक्वल टू -2 की, तो इससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेगेटिव साइन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी मैग्नीफिकेशन में नेगेटिव साइन होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि इमेज हमारी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई कि हमारी जो इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है, और जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी इमेज बनती है तो वो हमेशा होती है रियल एंड इन्वर्टेड, हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है। तो इस माइनस साइन से हमको ये मालूम चल रहा है कि इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 2 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मॉड 2, ये इंडिकेट कर रहा है हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी इमेज की जो हाइट ऑफ इमेज है वो ज़्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी हमारा जो केस है ये मैग्नीफाइड इमेज का है, मैग्नीफाइड इमेज है। तो अगर हमारी इमेज रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, तो ये केस किससे जा कर के मैच करेगा, सोचिए थोड़ी देर। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज हमें कहाँ पे मिलती है, ये तीनों केसेस हमारे जो बनते हैं वो बनते हैं कॉनकेव मिरर के केस, यानी मैग्नीफिकेशन अगर -2 है तो ये -2 का मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है m इज इक्वल टू -1/2। -1/2 का क्या मतलब हुआ, -1/2 का भी मतलब ये हुआ कि नेगेटिव साइन है तो इमेज विल बी रियल एंड इनवर्टेड। तो इमेज जब रियल और इन्वर्टेड होगी तो रियल और इन्वर्टेड होने के साथ डिमिनिश्ड, तो m इज इक्वल टू -1/2 ये शो कर रहा है कि इमेज हमारे रियल है और इन्वर्टेड है। ये रियल इन्वर्टेड इस माइनस साइन से हमको मालूम चला, और ये जो 1/2 है ये 1/2 बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज 1/2 है, हाफ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, यानी ये केस है डिमिनिश्ड का। जब ये केस डिमिनिश्ड का हुआ तो अब हमें यहाँ से ऑप्शंस देखने होंगे कि कौन सा ऑप्शन इससे पर्टिकुलरली मैच कर रहा है। तो कॉनकेव मिरर का केस तो हमारा हो गया। अब अगर हम ये सोचें कि ये कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, तो नहीं, कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमको डिमिनिश्ड इमेज तो मिलती है लेकिन रियल इमेज नहीं मिलती। ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज भी हमको कॉन्वेक्स मिरर के केस में नहीं मिलती है। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। वर्चुअल इमेज भी इसमें हमको नहीं मिल रही है, तो हमको जो ऑप्शन समझ में आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी मैग्नीफिकेशन अगर -1/2 है तो रियल इमेज बन रही है। ठीक है, इसी तरह से मैग्नीफिकेशन अगर +2 है, +2 की बात अगर हम करें मैग्नीफिकेशन, तो प्लस का साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज हमारी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है। इमेज हमारी कहाँ बन रही है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। और जब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी इमेज, तो वो होगी, ये कहाँ बन रही है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस जब भी इमेज बनेगी वो कौन सी होगी, वो होगी वर्चुअल
एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक। और ये जो 2 है, ये 2 है, ये क्या शो कर रहा है कि हाइट ऑफ इमेज हमारी 2 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी इमेज हमारी कौन सी है, इमेज हमारी है मैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड है। तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड का केस कहाँ पर बनता है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड का केस जो बनता है वो कॉनकेव मिरर का एक केस बनता है, वो भी कौन सा होता है, केस नंबर 5, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर तो हमारा इंगेज हो चुका है, रियल इमेज भी इंगेज हो चुकी है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 ऑप्शन में से एक ये ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज नहीं होती, डिमिनिश्ड इमेज होती है, ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर भी नहीं होगा। हाँ, वर्चुअल इमेज हमारी यहाँ बन रही है, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी से मैच कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट ऑप्शन जो बचा वो तो कॉन्वेक्स मिरर का ही बचा है, लेकिन इसको भी अगर हम देखें तो प्लस का साइन m इज इक्वल टू +1/2, ये प्लस का साइन शो कर रहा है कि इमेज हमारी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस की जो इमेज बनती है वो कॉन्वेक्स मिरर में ही बनती है, कॉनकेव में भी बनती है लेकिन सिर्फ एक केस है, ठीक। और 1/2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज हाफ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, यानी डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो जब इमेज डिमिनिश्ड हो और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो वो केस होता है कॉन्वेक्स मिरर का। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने देखे, जो नीट एग्ज़ाम्स में लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये 2018 में पूछा गया था नीट एग्ज़ाम में, ठीक। तो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे या इसी में उलझ के रह जाएंगे। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स का बना होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम जब बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस की तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते चले जाएंगे। और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ थ्योरी पढ़ते चले जाएंगे, तो थ्योरी तो थोड़े दिन में भूल जाने वाली चीज़ है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, नोट्स बनाते रहें और क्वेश्चंस ट्राई करते रहें। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को ट्राई करना ये बहुत ज़रूरी और बहुत इफेक्टिव एफर्ट होता है, जिसके ज़रिए हम इस तक पहुँच सकते हैं, ये जान सकते हैं कि लास्ट ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिफ्रैक्शन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।